बहुत तो बढ़िया। लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा संदेश ये जाना चाहिए था कि हम देशवासियों से जो कह रहे हैं उसकी वापसी कैसे हो। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेशन फर्स्ट कहकर इस देश का निर्यात बढ़ाकर और इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकास के रास्ते पे आपको चलना है। विकास के लिए अगर आपको कुछ करना है तो ये वंदे मातरम विरुद्ध जनगण मन से हल नहीं होगा। जंतर मंतर पे घसीटी जाने वाली उन महिला पहलवानों के बारे में जिनके बारे में इस देश की संसद में चर्चा नहीं हुई, क्या दिन दहाड़े सारी सुरक्षा के बावजूद एक सैलानी की हैसियत से आप वूलर झील में या आप लोकटक में जा सकते हैं। जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे उनका नाम लेकर यह कहा गया कि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत कुछ बदला हुआ है। जैन जी, इसी के ऊपर पूरा देश इस वक्त फोकस सा नजर आ रहा है। खासकर जो हमारे हुकूमत है, हुक्मरान है, राजनीतिक दल है, वो जो पूरी की पूरी राजनीति इस समय है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये सब कुछ क्यों हुआ, इससे आप विदित हैं। खासकर वो जो 20 जुलाई जंतर मंतर, उसके पहले जो कुछ चला और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, और मांग लगातार अलग अलग तरह की उठती रही। और खासकर सबसे ज्यादा मांग यही रही कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे स्पष्ट किया जाए, कौन उसके पीछे था। और उसको देखा आपने, संसद का जो ये वर्षाकालीन सत्र रहा, नहीं चल पाया। और वो अंतिम दिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सिर्फ 3.25 मिनट के लिए सदन में आए थे, लेकिन जो प्रश्न थे वो निरुत्तरित रहे। और इसके बाद निगाह नजर जो 15 अगस्त उस पर लगी हुई थी, सबकी निगाह यही थी कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ निकल कर आता है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जैन जी का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, लेकिन वो जो था कि कहीं कुछ निकलेगा, वैसा निकला नहीं। और सबसे खास बात यह रही कि 13वां उनका जो लाल किले की प्राचीर से भाषण था, 13वें भाषण में जो हमने देखा, पाया, वो आक्रामकता जो रहती थी, वो नदारद सी नजर आई। और जो आंकड़ेबाजी जो प्रधानमंत्री अक्सर किया करते हैं, वो किए उन्होंने, लेकिन कोई नई बात नहीं रही। और एक ये भी कह सकते हैं कि इतने सालों में आप बार बार क्या नया बताएंगे। 2047 का लक्ष्य वो बार बार दोहराते हैं, वो दोहराते रहे। लेकिन खास एक जो इसमें रहा, वो ये रहा कि दिमागी नक्सल, भारतीय जनता पार्टी या जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कभी एक बार कहा था कि अर्बन नक्सल, और उसको बार बार दोहराया गया। अब ये नया जो शब्द आया, तो इसकी बड़ी मीमांसाएं हो रही हैं। और बाकी जो कुछ रहा है, पूरा का पूरा भाषण, लगभग 75 मिनट बोले हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसी पर बातचीत करने के लिए एक बेहद बेहद खास मेहमान, सबसे उनको जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं। जुड़ गए हमसे प्रकाश दुबे जी। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत। मैं बता दूं दर्शकों आपको कि प्रकाश सर बहुत दीर्घ अनुभव, 5 दशक से ज्यादा के लगभग का आपका पत्रकारिता का अनुभव। नवभारत टाइम्स जैसे समूह में आपने लंबे वक्त तक सेवाएं दी, दिल्ली में बहुत लंबे वक्त तक पदस्थ रहे, देश में अलग अलग जगहों पर पदस्थ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आप रहे। मैं लंबे वक्त से सर को जानता हूँ। और इन दिनों दैनिक भास्कर महाराष्ट्र जो समूह है उसके आप समूह संपादक हैं। और साथ साथ मैं इसलिए सारा जिक्र कर रहा हूँ कि प्रकाश सर ने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को कवर किया है, यात्राएं की हैं। और चाहिए जो इस तरह के जलसे हमारे होते हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, अन्य पर्व हैं, और आप जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप मेंबर भी रहे हैं, और बड़ी आपने नवाचार भी किए हैं। तो ऐसे प्रकाश जी हमसे जुड़े हुए। प्रकाश सर, पुनः स्वागत के साथ मैं सीधे अब और आगे ना बोलते हुए, जो प्रधानमंत्री जी कल का भाषण रहा 75 मिनट, क्या आपने उसको कैसे आपकी अपनी उसको लेकर क्या आकलन रहा, क्या आपको एक विश्लेषक के तौर पे कैसे आप देखते लेते हैं उसको? संजीव जी, वैसे तो मुझे औपचारिक रूप से आपको धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन चूंकि सच बोलना ज़्यादा अच्छा होता है, आपने मेरी एक दुखती रग पर हाथ रख दिया। और वो ये है, दो बातें जो आपके इस प्रश्न से बहुत सीधे संबंधित हैं। एक तो ये कि संभवतः लाल किले से एक भाषण को छोड़कर मैंने कभी कोई भाषण कवर नहीं किया। और उसका भी संक्षिप्त मैं आपको कारण बता दूं। मैं
नवभारत टाइम्स में किसी विशेष पद पे था, प्रधानमंत्री वगैरह कवर करता था। तो मैंने अपने संपादक, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, मधुसूदन आनंद को ये बताया कि लाल किले से कोई खास घोषणा प्रधानमंत्री नरसिंह राव करने वाले हैं। होता यह था कि लाल किले के जो भाषण होते थे वो हमारे नगर के साथ ही कवर करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चले जाइए। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो हमारे नगर के साथ ही करेंगे। तो उन्होंने सीधे मेरे गले में रस्सी डालते हुए कहा कि आपने ही बताया था कि कुछ खास बोलने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की हैसियत से नरसिंह राव ने यह कहा था कि इसके बाद हम कश्मीर के मामले पर कोई सफाई नहीं देंगे। जो पाकिस्तान ने कश्मीर अधिकृत कर रखा है, अब हम उसकी बात करेंगे, जिसको 10-12 साल से आप हर बार दोहराते जा रहे हो। और इस बार तो नहीं कहा, लेकिन जहां भी आपको प्रचार का मौका मिलता है वो करते हैं। दूसरी बात ये जिससे मेरा क्लेश बढ़ा वो ये है कि भारत की संसद ने पहले एक योजना शुरू करती थी अध्येता वृत्ति यानी कि फेलोशिप देने की। और मुझे जिस विषय पर अध्येता वृत्ति मिली थी, मेरा विषय था संसद के कामकाज के सीधे टीवी प्रसारण का प्रभाव। संयोग ये है कि अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो किताब ये छप के आ गई है। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ। इसका शीर्षक आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। झरोके से झांकती पंचायत। जी हाँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक बहुत सारी उसमें अनुशंसाएं हैं, सुझाव हैं। एक सुझाव ये है कि दरअसल लाल किले से जो भाषण हो वो आत्मश्लाघा ना हो, अपनी खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश ना हो। दरअसल एक 15 अगस्त से दूसरे 15 अगस्त के बीच में हम क्या करने में कामयाब हुए और कहाँ नाकामयाब हुए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो आपका ये जो प्रश्न है उसके 2 कारण मैंने बता दिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आपने मान लिया कि आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब उसका भी कारण बता देता हूँ। प्लीज। पहला प्लीज। कारण तो ये कि कल दिन भर मैंने यथासंभव प्रयास किया कि मुझे लाल किले का प्रवचन ना सुनना पड़े। मैंने इस बात का प्रयास किया कि मित्र लोग जो शुभकामनाएं, बधाइयाँ और तरह तरह के उन्होंने ये कहा और ये नहीं कहा और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी, इससे बचता रहूं। आपसे भी मैंने अनुरोध किया था कि आज के दिन मैं कुछ दूसरे कामों को दे रहा हूं। अब आपको बताऊं, रात में मैंने उसका पहले मूल भाषण सुना और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो उसका अनुवाद हुआ। मैं ये मानता हूँ कि एआई जो है वो आपको गड्ढे में डालने के लिए पूरी तरह से सहारा भी देती है और धक्का भी देती है। उसका भी आपके विषय से हट के एक उदाहरण बता दूं। प्लीज। मुंबई में प्रेस क्लब के चुनाव हुए। प्रेस क्लब के चुनाव में इस तरह की कोशिश हुई जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी से ही शायद लोगों ने इस बारे में किसी तरह से सीख ली होगी। वो ये कि एक महिला रिटर्निंग ऑफिसर थी, उनके पति वहाँ पे किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और रिटर्निंग ऑफिसर ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उनके पति के खिलाफ जितने लोग नामांकन भर चुके थे उन सबके नामांकन पत्र रद्द करके और ये कोशिश की कि उनको सर्वसम्मत निर्वाचित घोषित किया जाए। तो ये हमारे चुनाव का जो संसद से और विधानसभाओं से लेके छोटे छोटे संगठनों तक जो असर पड़ रहा है वो बता रहा था। लेकिन उसका एआई से जो अनुवाद करके उन्होंने भेजा, उसमें एक अनुवाद ये था कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ये है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। तो उसमें आया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये उम्मीदवार हैं। उसी तरह से कल का जो मैं एआई का सारा भाषांतर देखा रहा था, तो उसमें ये तो समझ में आता था कि भाई आवाज़ किसकी है और उस आवाज़ से मिलते जुलते की है, लेकिन जिस फूहड़ ढंग से उसको रखा गया था तो उससे भी मुझे क्लेश हुआ। एक और बात से क्लेश हुआ। आपको मालूम होगा कि प्रेक्षकों के बैठने के लिए
लाल किले पर अलग अलग व्यवस्था की गई थी। और उस व्यवस्था को, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि अनुवाद किस तरह के होते हैं, जो अलग अलग बाड़े हैं, जी, जी, अब इसको जी, कांजी जी। हाउस से तुलना मत करिए, प्रेक्षकों सही, के बाड़े की मैं बात कर रहा हूं, उनके नाम रखे गए थे झीलों के नाम पर। और हमें भाषण में ये लाल किले से देश को ये बताया जा रहा था कि हमने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं और हमने पिछले वर्षों में क्या तीर मारे हैं, क्या तोपें चलाई हैं, और किस किस के माथे का सिंदूर जाने के बाद किस किस के माथे का सिंदूर गायब कर दिया, ये सब बातें हुई। उसमें जिन झीलों के नाम लिए थे, उनमें से कुछ नाम आपको याद दिला देता हूँ। प्लीज। एक नाम है वुलर झील का, जिनको नहीं पता हो, आपको तो जानकारी है, ये कश्मीर में है। दूसरी है लोकटक, ये मणिपुर में है। और एक है पेंगोंग। इनके सिवा जो दो और बहुत सारी थी, एक लोनार है। इन सब झीलों के बारे में ये बताया गया कि इनके नाम से हमने अलग अलग इस तरह के बाड़े बनाए गए हैं। अब सबसे पहले मेरे मन में विचार ये आया कि क्या दिन दहाड़े सारी सुरक्षा के बावजूद एक सैलानी की हैसियत से आप वूलर झील में या आप लोकटक में जा सकते हैं? और पेंगांग की बात तो मैं इसलिए करूंगा कि आज से सालों पहले जब भारतीय प्रेस परिषद ने एक समिति बनाई थी कि कश्मीर के पत्रकारों की स्थिति क्या है, संवाद माध्यमों को किस तरह के दबाव में काम करना पड़ रहा है, तो वो संभवतः मुझे चूंकि ये जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने अपना काम लद्दाख में निपटाने के बाद लेह से मैंने ये कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक टैक्सी चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ। मेरे टैक्सी के ड्राइवर ने, जो गोरखा था, उसने कहा साहब जी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना देख नहीं पाते। तो मुझे लगा कि मेरी टांगें टूटी हुई हैं, इसको लग रहा है कि अब मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा जल्दी। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि ये पेंगांग झील जो है, पहले हम अपने कारगिल के गांव तक इसको पार करके जाते थे क्योंकि बर्फ जम जाती थी। अब इसके बहुत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और कब्जा किसने कर लिया है? हमारे देश के लोग इसका नाम ना लेना चाहें, मैं बता दूं आपको कि चीन ने कर लिया है। और आश्चर्य मुझे हुआ कि उस समय के हमारे एक जनरल ने, जब ये आपको मालूम है कि लद्दाख में कब्जे की बात चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, कहीं कोई कब्जा नहीं किया है। तो मैंने बाकायदा ये लिखा था कि इस देश के जनरल को, थल सेना अध्यक्ष को जो पता नहीं है, वो वहां के लेह के एक टैक्सी ड्राइवर को पता है। तो इन सब संदर्भों का जो निचोड़ है वो ये है कि देखिए, संसद में तो हम बात नहीं करना चाहते, संसद में सच बोलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम गली कूचों में, नुक्कड़ में, आम सभाओं में अपने भाषण देना चाहते हैं। मतलब जो संसद में इसलिए निर्वाचित हुए हैं, या संसद में निर्वाचित होने के बाद जो इसलिए सत्ता के साथ जुड़ गए हैं या जोड़े गए हैं कि बात हमारी सब तक पहुंचे और पूरी मजबूती से पहुंचे। लेकिन वहां पर वो बात अधिकृत रूप से नहीं होती है। और इसका तरीका ये हो गया है कि हम लाल किले से जो कहते हैं, उनमें बहुत सारी बातें, मुझे धन्यवाद देना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि कल उन्होंने एक बड़ी बात कही। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बीच में मुझे रोक सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे कहा कि हमें ये करना है, 2047 तक जो करना है सो करना है। मैं तो 2036 पर ही जाकर रुक गया। 2036 में बहुत बड़ा खेल का उत्सव हमारे देश में करने की योजना है या विचार है या तैयारी है। और मैं याद कर रहा था जंतर मंतर पे घसीटी जाने वाली उन महिला पहलवानों के बारे में, जिनके बारे में इस देश की संसद में चर्चा नहीं हुई। इस देश की एक अदालत ने यह कह दिया कि जांच एजेंसियों ने पर्याप्त सबूत हमारे सामने नहीं रखे, इसलिए हम अभियुक्तों को छोड़ रहे हैं।
तो आप ये बताइए कि देश का लाल किला और देश की संसद, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई है। इसी तरह से एक और बात कही गई, ये बताया गया कि हमारे पास बहुत सारे विश्वविद्यालय हो गए, पहले थोड़े से थे, अब 600 से ज़्यादा हो गए, हम उनको 1000 से ज़्यादा कर देंगे। और मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था कि इन 1000 में से भले ही उनके मूल्यांकन का तरीका अलग हो, इन 1000 में से पहले 100 में भारत का कोई विश्वविद्यालय है क्या? और अगर नहीं है तो क्यों है? वो इसीलिए नहीं है ना कि हम जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं उसके खिलाफ हमारे नौजवानों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, और जब वो पीटे जाते हैं तो उनको एक बार फिर मोहनदास करमचंद गांधी याद आता है, जिनकी तरह वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे इस सशस्त्र बल के सामने, तुम्हारे इन वाहनों के सामने खड़े हैं, इनके ऊपर से आप हमें बिल्कुल रौंदते हुए निकल जाएं, जो एक जमाने में इस देश के गृह राज्य मंत्री ने किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में किया था, और जिसका मामला अभी भी चल रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं बल्कि दुख होना चाहिए कि अभी तक उस मामले का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि बार बार ये कहा, कभी कभी प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वो पूरी जानकारी नहीं दे पाती, कभी ये पाया जाता है कि उसने जानकारी पूरी जानबूझकर नहीं दी थी, और कभी ये पता लगता है कि वो जमानत के लिए जो कागजात थे वो ठीक ठाक थे, इसलिए उनको कर दिया। अब आप लखीमपुर खीरी में नहीं रह सकते, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रह सकते हैं। तो इन सब संदर्भों के बीच में इस भारत का वो नागरिक जो राम नाम और अपने अपने धर्म की आयतों और गीता कुरान को पढ़ने के बावजूद ये चाहता है कि दुनिया में कुछ और ज्ञान प्राप्त हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जब हम लोग ये फैसले कर लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको झक मारकर हमारी बात सुननी होगी। वो 5000 या 25,000 जितने विद्यार्थी लाल किले में घंटों बैठे रहे होंगे, वो लोग जो देश भर से आए थे, उनको बताया गया कि तुम आदिवासियों के साथ हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रतीक बहुत है, प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने की हमारी आदत है, लेकिन लाल किले से सच बोलने का साहस हमें क्यों नहीं है? हम क्यों उस अपयश की बात को छुपाना चाहते हैं, धीरे से उससे कन्नी काट जाना चाहते हैं, और हम बार बार 10 साल में क्या हुआ, 15 साल पहले क्या नहीं हुआ था, 80 साल में क्या हमने कमाल कर दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि लाल किले से पहली बार ऐसा हुआ, सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद नहीं बोला गया, लेकिन लाल किले से ये बताया गया कि इस देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़े काम किए होंगे, बहुत विद्वान रहे होंगे, लेकिन जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे उनका नाम लेकर यह कहा गया कि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। और मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आज़ादी के पहले पूर्वी बंगाल में जो सरकार बनी थी मुस्लिम लीग और दूसरे दलों की, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उस समय के गवर्नर जनरल को, उसके बावजूद हम आज़ादी के उत्सव में, इस महत्वपूर्ण पर्व में उनको श्रेय दें, तो ये तो गजब हो गया। गजब। पिछली बार भी ऐसा हुआ था वैसे, प्रकाश सर आपने देखा था लास्ट टाइम भी उन्होंने जो वहां से कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा था। अब ये है उनके उन्होंने दो चीजें बड़ी जिसको लेकर बड़ी मतलब ज्यादा वो हो रही है। एक तो उन्होंने जो कहा वो
दिमागी नक्सली, दिमागी नक्सल, और इनसे बचना है, और वो ताकीद कर रहे हैं सारा कुछ करो। जो आपने दूसरा कहा, पकड़ा है प्रियांक खड़गे ने, उसको किया है कि भैया 50 नाम दे दीजिए जिन्होंने अपना कुर्बानी देश के लिए दी हो, कुछ नाम बता दीजिए जो आपने उसी से कनेक्टिंग। और इसके अलावा जो मैंने देख रहा था, पी चिदम्बरम जी का बयान आया कि भाई हमें फक्र है अपने आप पे अगर हम दिमागी नक्सल हैं तो। ये किसको कहना चाह रहे थे, किसको बता रहे थे? क्या वो जैन जी उसको भड़का रहे हैं? क्या है, क्या इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जिनको नक्सली कह के आपने गिरफ्तार किया है, एक ऐसे फादर को जिस पर कतई कोई ऐसा आरोप नहीं था कि उसने किसी का धर्म परिवर्तन कराया हो, आपने उसका चश्मा, उसकी दवाएं नहीं दी, वो जेल में मर गया। आपको याद होगा, वो सारे लोग, एक व्यक्ति जो इस देश के संविधान की समिति के मुखिया के वंश से जुड़ा हुआ है, और वंश से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। अलग अलग वंश से अवसर मिलते हैं, ये अकस्मात होता है, ये संयोग होता है। लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसको आपने जेल में रखा, और इन सारे लोगों को आपने ये कहा कि ये नक्सली हैं। अब आपने नक्सलियों का सफाया कर दिया। महाराष्ट्र में जिस गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों का पूरा सफाया हो गया, वहाँ पे कंपनी का नाम लेकर मैं आपको बता देता हूँ, लॉयड नाम की कंपनी, लॉयड स्टील जो है, वो वहाँ के कच्चे लोहे को निकालकर और बहुत बड़ा कारखाना बना रही है। बहुत अच्छी बात है, विकास हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे इस देश के स्वाधीनता दिवस के 10 दिन पहले आश्रमशाला में, यानी जहाँ की वो आदिवासी बच्चियाँ रहती हैं जिनके पास पढ़ने के, खाने पीने के साधन नहीं है, उन बच्चियों में से 6 को सांप ने काट दिया और 3 वहीं मर गई। मैंने अपने संवाददाता को भेजा, तो उसने जाकर वहाँ पर बताया कि इन बच्चियों के पास कोई इस तरह की स्थिति नहीं थी, वो वहाँ ज़मीन पर लेटी रहती थी। और उसी बीच मध्य प्रदेश के एक दूसरी जगह से जानकार आई, बालाघाट से, और बालाघाट से पता ये लगा कि वहाँ तो स्थिति ये है कि लोगों के पास मेलघाट है महाराष्ट्र में, मेलघाट में जहाँ बच्चियाँ पढ़ और बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, वहीं पे रात में जमीन पे सो जाते हैं, उनके पास नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो जो मैं आपसे संकेत में प्रतीकों की बात कर रहा था, इन प्रतीकों से देश का भला होने वाला नहीं है। ये जो अंतर है, ये जो दूरी है जो आपने कहा, और मुझे तो आश्चर्य होता है, जगजीवन राम जी के ज़माने में जब वो मंत्री थे, सरकार का बदलाव हुआ था जिसमें सभी तरह के लोग थे, तो बनारस में या किसी जगह पर वो गए तो उस जगह को धुलवाया गया था, पवित्र कराया गया था। मैं सोच रहा था कि ये, मैं इस शब्द को कह रहा हूँ और इस शब्द को मतलब किसी को खराब लगे तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो मूढ़ भावना है, ये आप बताइए, गंगा के उस क्षेत्र से जहाँ प्रदूषण पहले से मालूम है लोगों को, गंगा में, बनारस में, उस जगह पे पहुंच गया, उत्तराखंड में, जहाँ का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर गंगा प्रदूषित नहीं है। गंगा बची हुई है, लेकिन हमारे दिमाग जो है वहां तक प्रदूषित हो चुके हैं। कितनी भयानक स्थिति है। और अभी 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 इसमें, अभी 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 उत्तराखंड में हुआ ना, वो जो मंच जी को। हाँ, जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गंगा वहां से निकलती है, गो दरअसल लोग उसको गंगोत्री कहते हैं। मैं उसके ऊपर गोमुख तक गया हूँ और मैंने देखा है कि वहां पे क्या स्थिति है। तो ये जो चीजें हैं, दरअसल हमारे स्वाधीनता का, हम जब भी बाजा बजाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि बाजा बजाने वाला और उस बाजे को सुनने वाले, क्या इन दोनों को पर्याप्त नागरिक अधिकार हैं, उनको खाने पीने के लिए पर्याप्त मिल रहा है, उनको अपना दिमाग की ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन, अवसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
सर सर जैसे ये जो एक चीज और थी कल के उनके जो उद्बोधन में 75 मिनट के उद्बोधन में सेल्फ इंटरेस्ट की जगह नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उस पे आई है मतलब वही आपने कहा कि सिर्फ मैं अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाना आत्मोक्ता आप केवल लफाजी कहें थोड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी वही है तो वही हम बार बार देखते हैं सारा कुछ। अब आप ये क्या है जो नेशन फर्स्ट किसके लिए जो आप कर रहे थे वो 362 इकट्ठे कर रहे थे तोड़ रहे हैं ये सब क्या है वो नेशन के लिए है क्या ये सेल्फ है क्या आपने है बड़ा ये। आपने बड़ा सीधा सवाल किया कि ये नेशन फर्स्ट किसके लिए है। हमारे किसानों के लिए तो कहा गया ना कि अब किसान निर्यात कर सकेंगे। कौन सा किसान निर्यात करेगा? वो जिसने हरियाणा पंजाब में बहुत सारे वहाँ पे वेयर हाउसेज बना रखे हैं और जिसको लेके 600 से ज़्यादा किसानों ने उसको रोकने के लिए और अपनी जान की कुर्बानी दी। एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, इस समय रूस देगा भारत को, और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेशन फर्स्ट कहकर इस देश का निर्यात बढ़ाकर और इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। अब वो अमेरिका ने यह कहा कि इस रिश्वतखोरी के एवज में तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुम इतने 100 करोड़ रुपए जो है वो हमारे यहाँ खजाने में जमा कर देना। और दूसरी जानकारी ये है जो धीरे धीरे खुल के आएगी कि कच्चा तेल हम यहाँ पर मंगाएंगे और उस कच्चे तेल को लेकर जो रिफाइनरी लगने वाली है, वो ट्रंप ने खुद कहा है कि ये जो रिफाइनरी है वो भारत का कोई कारोबारी हमारे देश में लगाएगा। तो अब ये नेशन फर्स्ट है, लेकिन कौन सा नेशन फर्स्ट है ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर नेशन फर्स्ट है तो नेशन का वो व्यक्ति जिसके बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी तक कोई चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और उसका उत्थान, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम सोचें। कितना सोच रहे हैं हम लोग? कल के पूरे भाषण के बाद हम सबको ये आत्मंत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो मैंने अपनी किताब बताई थी उसमें मैंने यही कहा था कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी किसी भी कंपनी का एक बार पूरा अंकेक्षण करता है, उसकी पूरी ऑडिट करता है और फिर उसमें बताता है कि भाई आपने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक किया, यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है, इसको आपको बदलना चाहिए। सीएजी की कौन सी रिपोर्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं? और इस देश को क्या इस बात पे अपना ऑडिट नहीं करना चाहिए? हम कह रहे हैं आप 80 साल का ही करा लो पूरा, उसमें कौन सा नुकसान है? पारदर्शिता के पक्षधर हैं तो हम लोगों को ये भी कर लेना चाहिए कि भाई 80 साल में क्या क्या हुआ था, हमारे मैं पास सर कितना कर्जा था। जी जी जी। जी नहीं वो सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं हम लोग देख रहे हैं भी वो जो मैंने जैसे कहा 3 दर्जन बार लगभग लगभग उनके उसमें युवा जैन जी था। और हम ये भी बड़ा दिलचस्प है देखिए आप जो कह रहे हैं कि कितने विश्वास के साथ वो चीजों को प्ले अप कर देते हैं जबकि उसके पीछे क्या क्या है और कितना वो कई चीजें खोखली हैं देख रहा है देश। अभी कल उन्होंने कहा हम आप ऑनलाइन एग्जाम ठीक से करा नहीं पा रहे। आपने क्या कहा कि भाई हम ऑनलाइन कोचिंग देने वाले हैं देश के बच्चों को और भी कई चीजें हैं आप ये इस तरह की जो बातें हैं। और एक चीज और भी कल मैं जो समीक्षा अलग अलग देख रहा था उस समीक्षाओं में किसी ने कहा कि अब पिच चेंज की है थोड़ा सा जो वो आक्रामकता की कमी हमने कहीं पाई आक्रामकता की कमी थी या थका हुआ भाषण जैसे शब्द भी आए तो उसमें यह आया कि वो कहीं अपने अब काम के दम पर आपके काम है क्या दिखाने लगा हालांकि आपने सब कुछ उसमें समाहित कर दिया बता दिया। ये दोनों चीजें क्या है एक तो ऑनलाइन कोचिंग जैसी एक फंडा या एक जो जेनजी की जो भाषा में फंडा ही बोलते हैं वो और प्लस पिच को चेंज कर रहे हैं। अब आप ज्यादा कल नहीं है विपक्ष नहीं था कल बहुत बहुत माइनर सा था विपक्ष जो था सिर्फ वो वाला जो हमने देखा दिमागी नक्सली वो किसी को भी आप करें हम भी उसमें शामिल हैं सभी शामिल हैं जो कहीं आपको आईना दिखाएगा तो सब दिमागी नक्सली हो गए। दोनों तीनों को आप डिस्क्राइब कीजिए। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है और इसीलिए हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए। ये जैसे आप कह रहे थे कि
शिक्षा की जो आपने बात की जंतर मंतर के बारे में, तो हमें क्या इस बात पर भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि आप 1000 विश्वविद्यालय बना देंगे, मतलब 400-500 और नए जोड़ देंगे, लेकिन अभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ऐसा क्यों है कि लगातार पता लग रहा है कि किसी की पीएचडी की डिग्री फर्जी है। मैं संसद के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षाविदों के बारे में बात कर रहा हूँ। संसद के लोग क्या कर रहे हैं वो उसकी बात अलग है। हमारे किसी शिक्षा मंत्री के बारे में, किसी और के बारे में आप क्यों मुझसे कहलवाना चाहते हैं? लेकिन ये सोचिए अब कि ऐसे ऐसे महान कुलपति हैं। एक सर कुलपति, गलगोटिया से बड़ा उदाहरण है दुनिया के सामने? गलगोटिया विश्वविद्यालय भी तो है सामने, उससे बड़ा क्या आप भी उदाहरण? बताइए, इससे ज्यादा दिलचस्प क्या होगा कि एक कुलपति जी की 2 सखियां आपस में भिड़ गई और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने ये किया, लेकिन उनके लिए कितना बड़ा रक्षा कवच होगा कि उनके खिलाफ कोई जांच करने के बजाय और उनका नाम प्रस्तावित करने वाले, सुझाने वाले, निर्णय करने वालों के खिलाफ कोई पूछताछ तक नहीं हुई और उनसे चुपचाप एक त्याग पत्र लिखवा लिया गया। अब हो सकता है कि आज वो किस जगह पे है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन इससे आप ये बताइए विकसित भारत कैसे होगा और 2047 में हम कहाँ खड़े होंगे? क्या हम यही कहेंगे दे दाता के नाम तुझको रखे? ये सर तो विकसित भारत नहीं होगा ना। बिल्कुल और बिल्कुल हम बिल्कुल। जैसे लोग उस समय बिल्कुल पूरा विश्वास है मुझे कि जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हम जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमसे पहले की 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों ने जो हमें दिया है, उनका जो देय हमारे पास है, उनमें से कितना हम वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं, कितना अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं और ये देने के बजाय उनको कितना सता रहे हैं, कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पर भी तो हमें विचार करना चाहिए। ये किसी की कोई आलोचना नहीं है, ये इसलिए है कोई अगर मुझे एक बात कहने के लिए शत्रु मानने लगे तो उसका अपना मन है, उसके मन की बात पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि वो इससे बेहतर करें, इसमें सुधार करें। तो अगर ऐसा कोई सुझाव हम दे रहे हैं तो उस सुझाव पे विचार क्यों नहीं होता? ठीक, ठीक। नहीं प्रकाश सर, मैं तो जो शुरू जहां से किया था, आपने जो कहा था, तो मैंने आपने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ आपने दुनिया की यात्राएं की, इस देश में यात्राएं की, और आप वो भी हमको याद आता है, आप बताते हैं कि राजीव गांधी को आपने रोक कर सवाल किया था, रुके थे, सवाल का जवाब आया था, सब कुछ दौर था वो। मैंने आप भले ही वो जो वहां में गलत हो गया कि आप लाल किले की प्राचीर वाली बात कितने कवर की और आपने उसको कहा, लेकिन कुल मिलाकर जैसे मैं एक और चीज में देखा, कपिल सिब्बल जी का मैंने एक टूटल जो कल के उस पे देखा, उन्होंने एक बड़ा तलखियत भरा उनका था कि भाई 3 तरह के तानाशाह इस समय देश में काम कर रहे हैं। एक सरकारी तानाशाह, सामाजिक तानाशाह, और तीसरा है पैदाइशी तानाशाह। पैदाइशी तानाशाह तो किसकी तरफ इशारा था सब जानते हैं, सरकारी में ईडी, सीबीआई, ईसीआई, वही वाइस चांसलर्स और गवर्नर्स और प्राइवेट चैनलों को तक को कहा, और सामाजिक में उन्होंने बजरंग दल, बीएचपी, एबीवीपी तमाम, और हम देख रहे हैं इसी तरफ है। तो ये तो इस परिदृश्य में, और जो कल भाषण को हम दोनों को कनेक्ट करके देखें, तो क्या क्या हम आगे क्या पाए कि अब देखिए उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी दी जैन जी से, जबकि कोई रिग्रेट करने में कोई हर्ज नहीं था कि अगर आप कर लेते, बातें बहुत सारी बन जाती हैं। आप पहले इस्तीफा ले लेते तो इतना नहीं होता। अगर अमित शाह एक अदद बयान दे जाते उस संसद में, हम कई बार आपसे पूछ चुके हैं, हमने बात की है और भी लोगों से, तो क्या हर्ज होता। लेकिन ये जो ये सब चल रहा है, वही जो डिक्टेटरशिप वाला, तो हम क्या अभी स्वरूप हम आगे देखे पाए? यहाँ लाके समाप्त करूंगा सबको इसी से कनेक्ट करते हुए, कल 15 अगस्त से। मैंने अभी आपसे कहा किसानों से माफी मांगी थी, नहीं। उन 600 मौतों को उस माफीनामे से कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन जो किसान विरोधी नियम कानून बनाए गए थे उनकी वापसी के बारे में क्या हुआ? वो कहाँ पे है? और जिन विद्यार्थियों को लेके आपने लगातार ये कहा कल कि तुम हमारे देश के भविष्य हो, तुम जनगणना भी करा लो, अब अभी तो सरकारी कर्मचारी सारे शिक्षक जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चों से कहते हैं कि अब पढ़ तो तुम ही लेना है यार, अभी हम पहले जो है सरकार ने हमसे आदेश दिया है इसलिए जाके मैं जनगणना करा लूँ। तो अब ये बच्चे भी जनगणना में लगेंगे,
इनसे तो माफ़ी भी नहीं मांगी गई। तो ये माफ़ीनामा जब तक हृदय से ना हो, गांधी जी की एक बात मैं आपको याद दिला दूं। गांधी जी ने एक बार कहा कि खुल्लम खुल्ला हिंसा करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा अपराधी वो व्यक्ति है जो कहता है मैं तो अहिंसक हूं, लेकिन जो ये पूरी कोशिश करता है कि किसी भी हालत में वो किसी भी दूसरे साधन से बदला ले ले। यानी अपनी मिलिट्री से, अपनी पुलिस से, वो अगर किसी दूसरे पे हिंसा करवाता है और खुद हिंसा नहीं करता, तो गांधी जी ने तो सोचो, गांधी जी शब्दों के बारे में बहुत सोच समझ के प्रयोग करते थे। यथासंभव उनका जो कड़वा सच होता था वो बहुत बहुत सोच समझ कर किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया है। जी। जी। तो आप ये देखिए, इस 15 अगस्त पे हम ये सोचें कि हमारे देश की निर्णय क्षमता को, अगर उसमें हम पुरुष और महिला के मानवीयता नहीं है, संवेदना नहीं है, तो आखिर हमारे ये इस तरह के प्रवचनों का, प्रवचन शब्द आप गलत मत लीजिए, नहीं, बिल्कुल गुजरात नहीं। में भाषण के लिए प्रवचन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किए इसलिए मैं प्रवचन शब्द कह रहा हूँ। आपके नहीं, आपकी आपकी मुस्कान से कुछ अलग शरारत सूझ रही है। नहीं, नॉट एट ऑल सर, वो तो है सर। हम लोग, हमने तो अभी प्रवचन है, हम लोग कई बार हाँ, उसको उद्धृत करते हैं कि और एक सुनिए। दूसरी बात, जी। मैं उस संसद में मौजूद नहीं था, उस बहुत पुरानी बात हो गई। मुझे ये बताया गया कि एक बार इंदिरा जी ने किसी मामले को लेके कहा कि अटल जी, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं और आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो अटल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके पास वोट है, मेरे पास तर्क है, वार्तालाप है, और संसद तभी ढंग से चलती है, आप अपने वोट से जो निर्णय करना है वो तो आप करेंगे, लेकिन हमारे वार्तालाप को, हमारे संवाद को, हमारे तर्क को सुनकर करेंगे, तो इसमें पूरे देश का लाभ होगा, किसी एक पार्टी का या सिर्फ संसद का लाभ नहीं होगा। बहुत तो बढ़िया। लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा संदेश ये जाना चाहिए था, जो शायद उस तरह से नहीं गया, कि हम देशवासियों से जो कह रहे हैं उसकी वापसी कैसे हो। वो दीवार से जो लौट के आएगी आवाज़ वो तो ठीक है, वो लोग जो हाशिए पे बैठे हैं उनकी आवाज़ कौन सुनेगा, उस पर विचार कौन करेगा, कौन उसको ध्यान देगा। ये है स्थिति। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने बहुत सारा डिस्क्राइब कर दिया उस भाषण को इस तरीके से, मतलब कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता था, आप ही कर सकते थे। बहुत शुक्रिया। और मुझे कल ये भी सुन रहा था, उन्होंने कहा अब ये हो गया है कि प्रधानमंत्री की बात इस कान से सुन के इस कान से निकाल दी जाएगी। और इसी वजह यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरह के कोई इसमें जो तार्किक चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, लफाजी है जो मतलब कहीं माना जा रहा है और ये महसूस हो रहा है कि इससे नहीं होगा। वो क्या उन्होंने वो सप्त वो भी एक टर्म दिया है कि ये 7 वो ये एक फंडे होंगे, वही जैन जी की भाषा में कि इस तरीके से हम ऐसे बढ़ जाएँगे। लेकिन कुल मिला के कहाँ खड़े हैं, क्या है, ये देश देख रहा है। और शुक्रिया अदा करूँगा मैं बहुत। जी, प्लीज़ एक कर बात दीजिए। और हाँ, संजीव जी, एक बात और, ये विकास के रास्ते पे आपको चलना है। वि, विकास के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो ये वंदे मातरम विरुद्ध जनगण मन से हल नहीं होगा। नहीं, नहीं। उसके लिए आपको ठोस कुछ करना होगा, और उसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सही कहा कि सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन संसद में भी शामिल करना चाहिए, राजनीतिक दलों में भी शामिल करना चाहिए, और वो एनिमल फॉर्म जो किताब है उसके हिसाब से लोगों को बाड़े में किसी तरह से घेर के और लाने के बजाय उनसे कहें कि आम सहमति बनाएं। ठीक, ठीक, यही देश ठीक, के लिए ज़्यादा सही होगा। ठीक, ठीक, ऐसा ठीक। ज़रूरी नहीं है मुझसे आप असहमत हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इस पे विचार तो करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। वही ये कारण है, सोचना विचार नहीं हो रहा है। जी, ये जी। सोचना कि इसने कुछ इस तरह का सुझाव दिया है जिससे हम सहमत नहीं हैं,
तो ये तो वैचारिक नक्सली होगा, तो फिर तो देश आगे बढ़ने से रहा। ये बिल्कुल, स्थिति है। बिल्कुल। तो यहाँ वन वे, यहाँ सिर्फ वन वे है सर, टू वे नहीं है। इधर से हाँ, गाड़ी एक ही तरफ चलती है और जो सामने है उसको आप उड़ा दीजिए टाइप का, कि उधर से आने या, वाली आने तो दो होंगी, एक पक्ष है, एक विपक्ष है, तो जब वो उसको भी नहीं सुना जाएगा तो फिर, लेकिन कोई मिला के बड़ा संकट ही संकट। या। शुक्रिया, धन्यवाद सर, आभार। आप थैंक यू। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात पर गौर किया। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रकाश दुबे जी, और हम कहीं इस जो 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उस भाषण पे जो चीजें निकली आई और उसमें कितना सार, उसमें क्या-क्या था, उसको आपने डिस्क्राइब किया। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट करें, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।